Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new on my channel, then kindly do subscribe it. Okay, so let's discuss about some medical disorder in pregnancy. So in this video, first we will discuss about heart disease in pregnancy. Remember one thing, most common heart disease in pregnancy is rheumatic heart disease. प्रेगनेंसी में जो सबसे ज़्यादा कॉमन हार्ट डिजीज होता है वो भी रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है, बिकॉज रूमेटिक हार्ट डिजीज है ना, वो मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज इन इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन जो हार्ट डिजीज है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज देखने को मिलता है, इसलिए ये प्रेगनेंसी में भी सबसे ज़्यादा कॉमन होता है. बट इसमें मोस्ट कॉमन लीजन क्या होता है? तो मोस्ट कॉमन लीजन होता है मिट्रल स्टेनोसिस. ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट मिट्रल स्टेनोसिस, तो मिट्रल स्टेनोसिस या किसी भी हार्ट डिजीज में अब देखो तो वी नो कि प्रेगनेंसी में जो लाइकर होता है ना वो 30 से 32 वीक के आसपास में सबसे ज़्यादा होता है. ओके, तो आपको पता है कि जो भी लाइकर है और बॉडी में ब्लड है उस सब को हार्ट ही तो पंप करता है ना, सो दैट हार्ट के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज करने लगता है. तो कब इंक्रीज करेगा? सबसे ज़्यादा जब लाइकर ज़्यादा होगा ना, उसी टाइम में तो हार्ट का प्रीलोड जो वर्कलोड जो होगा वो बढ़ेगा. तो वो होता है हार्ट का वर्कलोड जो बढ़ता है वो भी 30 से 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर ही सबसे ज़्यादा इंक्रीज करता है. सो इस टॉपिक पर MCQs बहुत आते हैं कि हार्ट फेल्यूर इन एंटीनेटल टाइम सबसे कॉमनली कब होता है. ओके, तो ये होता है 30 से 32 वीक पर है, बिकॉज कार्डियक आउटपुट जो होता है ना वो 32 वीक पर 50% इंक्रीज कर जाता है कार्डियक आउटपुट. ओके, सो मोस्ट MCQ में जो आता है ना हार्ट फेल्यूर इन पोस्ट नेटल टाइम, ये कब होता है? ओके, तो पोस्ट नेटल टाइम मीन्स डिलीवरी के बाद. तो ये होता है फर्स्ट 24 आवर ऑफ डिलीवरी. इस डिलीवरी के बाद जो 24 आवर का टाइम होता है उस टाइम में होता है. सो ये फर्स्ट 24 आवर में डिलीवरी के बाद जैसे ही प्लासेंटा सेपरेट होता है, ओके, एंड यूट्रस के वाल ना कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, तो इस टाइम हम ऑक्सीटोसिन देते हैं या फिर मिथाइल आर्गोमेट्रिन देते हैं ताकि यूट्रस जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और PPH को प्रिवेंट कर सके हम, ठीक है ना. तो इस टाइम में क्या होता है ना कि यूट्रस के मसल्स में जितनी भी ब्लड होती है ना वो कोलैप्स, जो यूट्रस कोलैप्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से वो सारे ब्लड मदर के सर्कुलेशन में चले जाते हैं. एंड आपको पता है कि इस लेडी का हार्ट तो ऐसे ही वीक था बिकॉज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस, तो इसके वजह से ऑलरेडी फिब्रिलेशन हो रहा था. ओके, एंड प्रॉपरली हार्ट वर्क नहीं कर रहा था. तो इस हार्ट की आउटपुट तो ऐसे ही बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है. एंड तब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण सपोज 1 लीटर और ब्लड जो है ना वो हार्ट को एक्स्ट्रा पुश करना होता है. ओके, तो इफ़ पहले से ही अगर सपोज सर्कुलेशन में 4 to 4.5 लीटर ब्लड है एंड एक्स्ट्रा 1 लीटर और आ जाएगा तो क्या होगा? इतने सारे अमाउंट को जो हार्ट है ना उस लेडीज़ का वो पंप नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, क्योंकि वो पहले से ही फिब्रिलेशन में था. ओके, और क्या होगा कि ब्लड का ओवरलोड होने से ये हार्ट फेल हो सकता है. पेशेंट में बिकम वेरी सीरियस ड्यू टू पल्मोनरी ईडिमा. ओके, सो हम कहते हैं कि पोस्ट नेटल पीरियड के फर्स्ट 24 आवर में कार्डियक आउटपुट जो इंक्रीज करता है वो 70 to 75% इंक्रीज कर जाता है. ओके, सो नाउ सी हाउ टू प्रिवेंट दिस एंटीनेटल फेल्यूर ऑफ हार्ट एट 30 to 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, तो आपको पता है कि इस वुमेन को मिट्रल स्टेनोसिस है, सो हम इसे मैनेज करते हैं बाय डूइंग बैलून मिट्रल वाल्वेटोमी. ओके, ये एक नॉन इन्वेजिव सर्जरी है जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही किया जाता है, ठीक है. तो इसको ना कार्डियक कैथेटराइजेशन के द्वारा कैथलैब में किया जाता है एंड इससे मिट्रल वाल्व में डायलेट हो जाता है. सो नेक्स्ट देखते हैं हाउ कैन वी प्रिवेंट ए वुमेन टू गो इनटू हार्ट फेल्यूर आफ्टर डिलीवरी. मीन्स डिलीवरी के बाद हम किसी लेडीज़ को हार्ट फेल्यूर में जाने से कैसे बचा सकते हैं. तो फॉर द फर्स्ट 24 आवर उसे हम हाई रिस्क वार्ड में रखते हैं, कीप इन हाई रिस्क वार्ड और ICU फॉर ऑब्जर्वेशन फॉर फर्स्ट 24 आवर. ओके, एंड इस पेशेंट को ना इंजेक्शन लैसिक्स देते हैं, मीन्स फ्यूरिजमाइड जो होता है, ताकि प्रीलोड जो है ना वो कम हो जाए, क्योंकि फ्यूरिजमाइड क्या होता है? डाययूरेटिक्स होता है. ओके, तो ये हाई रिस्क वार्ड में तो सारे पेशेंट को रखना होती है जिसने भी बेबी को डिलीवर किया है, बट अदर पेशेंट को हम 1 आवर के लिए रखते हैं
एंड इफ़ अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो उसको 24 आवर के लिए हाई रिस्क वार्ड में रखना होता है। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर कि 4th स्टेज में लेबर में जो PPH होता है ना, उसका 1 आवर का ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन पीरियड जो होता है रिक्वायर्ड पोस्टनेटली, तो वो पोस्टनेटली PPH के लिए होता है 1 आवर का, ठीक है। बट ऑब्जर्वेशन पीरियड रिक्वायर्ड पोस्टनेटली फॉर हार्ट डिजीज पेशेंट, हार्ट डिजीज के पेशेंट के लिए 24 आवर का होता है ये टाइम। ओके, सो 24 आवर के लिए हार्ट डिजीज के पेशेंट को ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखते हैं, बट PPH के लिए नॉर्मल पेशेंट को फर्स्ट 1 आवर के लिए ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखना होता है। ओके, बिकॉज पोस्ट नेटल हार्ट फेल्यूर जो होता है डिलीवरी के बाद फर्स्ट 24 आवर में ही होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हार्ट डिजीज़ के पिकुलरिटीज़ को जिसके लिए हमें केयरफुल रहना होता है। ओके, सो वन थिंग यू हैव टू नो कि लेबर इंडक्शन इज सेफ इन मोस्ट ऑफ द हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ के केस में लेबर इंडक्शन जो होता है वो सेफ होता है। ओके, लेबर इंडक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी कैन बी डन, नॉर्मल डिलीवरी भी किया जाता है। सो हार्ट डिजीज इज नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। मीन्स अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो ऐसा नहीं है कि वो सारे पेशेंट को जिसको भी हार्ट डिजीज है आप सारे का सिजेरियन सेक्शन ही करो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द इंडिकेशंस वेयर वी डू सिजेरियन सेक्शन। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशन है जहाँ पे हमें सिजेरियन सेक्शन करना होगा। ओके, तो ये है सबसे पहला ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन। ओके, एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सपोज पेशेंट को हार्ट डिजीज है और बेबी जो है ना वो ट्रांसवर्स लाई है, तो ट्रांसवर्स लाई में तो डिलीवरी ऐसे भी नहीं होगी ना, या प्रीवियस 2 सिजेरियन सेक्शन है। अगर पहले से 2 बार सिजेरियन सेक्शन हो चुका है तो ये हुआ ना ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन, तो यहाँ पे हमें सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ता है। ओके, इफ़ पेशेंट को एन्यूरिज्म ऑफ ऑर्टा है, ऑर्टिक एन्यूरिज्म है, या पेशेंट का ऑर्टिक रूट डायलेटेशन है मोर देन 4 सेंटीमीटर, या फिर इफ पेशेंट को ऑर्टिक स्टेनोसिस है, सीवियर ऑर्टिक स्टेनोसिस है, तभी पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। ओके, या पेशेंट को कंजेस्टेड कार्डियक फेल्यूर, कंजेस्टेड हार्ट फेल्यूर है, या इफ पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में है। सो इस सारे केसेस में वी कांट डू नॉर्मल डिलीवरी। सारे केसेस में हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, हमें सिजेरियन ही प्रीफर करना होता है। ओके, या इफ़ पेशेंट को वार्फिन चल रहा है विद इन प्रीवियस 2 वीक्स, तो इस केस में ना ब्लीडिंग होने का चांस डिलीवरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि वार्फिन क्या करता है, ब्लड को थिन करने का काम करता है। ओके, तो डिलीवरी के टाइम में इसमें वार्फिन जिसको चल रहा होता है प्रीवियस 2 वीक में, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगा, इसलिए इस केसेस में भी हम सिजेरियन सेक्शन ही करते हैं। ओके, इफ़ पेशेंट को रिसेंटली मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, ठीक, तो इन सारे केसेस में हम पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन ही करते हैं। ओके, बट रिमेंबर इन सारे कंडीशन में से कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें हम प्रेगनेंसी को ही कंट्राइंडिकेटेड करते हैं, क्योंकि अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसको डेथ होने का चांस होता है, ठीक ना, तो इसलिए प्रेगनेंसी ही कंट्राइंडिकेटेड है कुछ केसेस में। तो नाउ सी कंट्राइंडिकेशन ऑफ टू प्रेगनेंसी मीन्स किस किस केसेस में हम प्रेगनेंसी को ही कंट्राइंडिकेटेड कहते हैं, मीन्स प्रेग्नेंट होने से ही मना करते हैं लेडीज़ को। ओके, सो इफ़ किसी पेशेंट को सीवियर ऑर्टिक स्टेनोसिस है या ऑर्टिक रूट डायलाटेशन है मार्फन सिंड्रोम की वजह से, मार्फन सिंड्रोम इन्वॉल्विंग ऑर्टिक रूट डायलाटेशन, ठीक है ना, देन इस केस में प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि प्रेगनेंसी से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। बट इफ़ अगर वो वुमेन जो है ना वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक, एंड एडवांस प्रेगनेंसी में आपके पास आती है, देन आप क्या करोगे, तब तो आपको सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा ना, ये तो कंपल्सरी हो जाता है। ओके, इफ़ आइजनमेंगर सिंड्रोम है, ठीक है ना, किसी वुमेन को, तो या फिर प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, देन ऑल्सो प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो इन दोनों केसेस में भी प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि इन कंडीशन में वुमेन की डेथ का हाई रिस्क होता है। ओके, बट एक क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा, इसमें आप क्या करेंगे। सो इफ पेशेंट को कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा है
देन इट इज़ नॉट ए कंट्रा इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस केस में प्रेगनेंसी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, बट फिर भी सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवरी किया जा सकता है। हाउएवर सिजेरियन सेक्शन इज इंडिकेटेड इन कोएक्टेशन ऑफ ऑर्टा, मीन्स इसमें डिलीवरी पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन से ही किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी मैनेज ए हार्ट डिजीज पेशेंट ड्यूरिंग द लेबर। लेबर में हम इस पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं? ओके, सो लेट्स सी द लेबर मैनेजमेंट। सो सबसे पहला चीज़ इस पेशेंट के पोजीशन को ध्यान में रखना होता है। पेशेंट फ्लैट नहीं लेटी होनी चाहिए, क्योंकि इफ़ पेशेंट फ्लैट सुपाइन पोजीशन में होगी ना तो उसका हार्ट पर का लोड जो है ना, हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। तो हम इस पेशेंट को सेमी रिकम्बिनेंट पोजीशन में रखते हैं, मीन्स फ्लैट नहीं रख के अप्रॉक्स 30 टू 45 डिग्री सीधा रखते हैं। ओके, ताकि पेशेंट के हार्ट पे ना लोड कम पड़े। इस हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को लेबर के टाइम में लिथोटोमी पोजीशन में कभी नहीं रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लिथोटोमी पोजीशन में क्या होता है ना कि पेशेंट का जो पैर होता है ना वो ऊपर करके रहता है। तो इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट का जो लेग होता है ना वो हार्ट के लेवल से ऊपर आ जाएगा। तो हार्ट के लेवल से ऊपर आने की वजह से क्या होगा, हार्ट पे लोड वेनस रिटर्न बहुत इंक्रीज कर जाएगा और हार्ट का वर्कलोड फिर से इंक्रीज कर जाएगा। सो इस पेशेंट का जो प्रिफरेबल पोजीशन होता है वो होता है सेमी रिकम्बिनेंट पोजीशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आईवी फ्लूइड। हार्ट डिजीज़ में आईवी फ्लूइड को ना बहुत लिमिट करना होता है, रिड्यूस कर देते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा फ्लूइड देंगे हार्ट पर लोड उतना ही इंक्रीज करेगा। और आईवी ऑक्सीटोसिन तो देना है, तो कंसनट्रेटेड ऑक्सीटोसिन दिया जाता है इन ए लो वॉल्यूम। आपको पता है कि लेबर इंडक्शन में एक रिंगर लैक्टेट की बोतल में 2.5 to 5 यूनिट ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, और वो भी 10, 20 या 30 ड्रॉप्स पर मिनट इंक्रीज करते हुए पेशेंट को पूरे 1 डे में 2-3 बोटल्स रिंगर लैक्टेट की 500 ml की चल ही जाती है। तो वैसे हम हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को नहीं करते हैं। ओके, इसमें हम एक सिरिंज पंप यूज़ करते हैं। ओके, सिरिंज पंप एक 50 ml के सिरिंज में 50 ml के सिरिंज में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन बढ़ा देते हैं, मीन्स 10 to 20 यूनिट 10 to 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन डाल देते हैं एंड उसको 1 आवर में 10 to 15 ड्रॉप ही ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ओके, तो जब इन्फ्यूज़न पंप दिया जाता है ना तो उससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन की जो मात्रा है वो तो सफिशिएंट जाती है, बट वॉल्यूम जो है जिसमें ऑक्सीटोसिन मिला है वो तो बहुत कम है। ओके, तो इससे क्या होता है ना कि हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को वॉल्यूम ओवरलोड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, हम पेन रिलीफ के लिए इस पेशेंट को क्या देते हैं, तो पेन रिलीफ के लिए हम देते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेशिया। ये एपिड्यूरल एनाल्जेशिया जो है ना ये ब्रिज डिलीवरी में भी दिया जाता है ताकि पेन कम हो। सो हार्ट डिजीज़ में हम एपिड्यूरल एनाल्जेशिया ज़रूर देंगे, बिकॉज पेन कैन प्रेसिपिटेट ए फेल्योर, मीन्स पेन की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होगा और किसी को हार्ट डिजीज़ है लेबर के टाइम में तो उसको क्या होगा, पेशेंट का हार्ट फेल्योर पेन की वजह से भी हो सकता है। ओके, सो हम इस पेशेंट को ओपियोइड्स भी दे सकते हैं जो कि मॉर्फिन और पेथिडीन है। मॉर्फिन या फिर पेथिडीन, ये दोनों ओपियोइड्स हैं, ठीक ना। बट मॉर्फिन इज़ बेटर देन पेथिडीन। मॉर्फिन जो है ना पेथिडीन से बेटर है, बिकॉज मॉर्फिन रिड्यूसेस द चांस ऑफ पल्मोनरी एडिमा एज कम्पेयर टू पेथिडीन। पेथिडीन की तुलना में ना पल्मोनरी एडिमा का चांस जो है मॉर्फिन ज़्यादा कम करता है। ओके, सो जब एक्टिव लेबर में पेशेंट होती है देन अवॉइड स्ट्रेनिंग इन
सेकेंड स्टेज में स्ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं। सी सेकेंड स्टेज वो स्टेज है जब सर्विक्स जो होता है ना वो फुली डायलेटेड होता है 10 सेंटीमीटर, ओके, और बेबी का जो हेड है ना वो निकल रहा होता है बाहर, ठीक। देन हम पेशेंट को कहते हैं कि आप फोर्स मत लगाओ, मीन्स आप जो स्ट्रेनिंग इफोर्ट मत जो देते हैं, जो प्रेगनेंसी में दिया जाता है डिलीवरी के टाइम में, तो डिलीवरी के टाइम में जो स्ट्रेनिंग एफर्ट जो वुमेन लगाती है ना तो उसको मना कर देते हैं हम। ये हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है एंड हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में स्ट्रेनिंग एफर्ट मना कर देते हैं जब सर्विक्स पूरा तरह से डायलेट हो गया रहता है एंड जब बेबी का हेड बाहर आ रहा होता है, बिकॉज इससे हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब हम इसे कैसे मैनेज करेंगे? अगर पेशेंट एफर्ट नहीं लगाएगी तो फिर बेबी बाहर कैसे आएगा? तो सी नेक्स्ट टाइम करते हैं कट शॉर्ट इट बाई फोर्सेप्स और वैक्यूम। कट शॉर्ट सेकेंड स्टेज को कट शॉर्ट करते हैं बाय द फोर्सेप्स और वैक्यूम, मीन्स फोर्सेप्स या वैक्यूम से बेबी को निकाल लेते हैं, ठीक ना। एंड आफ्टर डिलीवरी अवॉइड मिथाइल एर्गोमेट्रिन। डिलीवरी के बाद में हम मिथाइल एर्गोमेट्रिन को अवॉइड करते हैं क्योंकि मिथाइल एर्गोमेट्रिन जो है ना ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मैंने आपको पीपीएच के चैप्टर में बताया था कि हार्ट के पेशेंट को हार्ट डिजीज जिसको हो उसको हम मिथाइल एर्गोमेट्रिन पीपीएच प्रिवेंट करने के लिए नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि मिथाइल एर्गोमेट्रिन की वजह से विद इन 90 सेकेंड अगर आईवी दे रहे हैं तो 90 सेकेंड के अंदर में क्या होता है कि यूट्रस जो होता है ना वो क्या होता है सडन कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो यूट्रस सडन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सडनली जो हार्ट पे प्रीलोड है वो बढ़ जाएगा, और आपको पता है कि इसमें हार्ट पे सडनली प्रीलोड नहीं बढ़ाना है। सो इसमें पीपीएच प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो कौन सा होता है? आईवी या आईएम ऑक्सीटोसिन देते हैं, ओके। और क्या दे सकते हैं? और देते हैं इंजेक्शन फ्यूजमाइड लैसिक्स देते हैं टू डिक्रीज प्रीलोड, ताकि उससे क्या हो प्रीलोड जो है वो डिक्रीज कर जाए। डायरेटिक्स है ना ये, इसलिए। और ऑब्जर्व करते हैं हम पेशेंट को 24 आवर के लिए। सो फोर्थ स्टेज इज द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए हार्ट डिजीज पेशेंट। ऑब्जर्वेशन इन हाई रिस्क वार्ड फॉर 24 आवर के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं हाई रिस्क वार्ड में, ओके। सो नॉर्मल प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद 1 आवर का ही ऑब्जर्वेशन नीडेड होता है। एंड इस पेशेंट को ना 5 to 7 डेज के लिए डिस्चार्ज नहीं देते हैं, बिकॉज डिलेड कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, इस पेशेंट को ना। उसी डिलेड कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? तो मे बी इस पेशेंट को एरिथमिया हो सकता है। डिलेड कॉम्प्लिकेशन में एरिथमिया हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? कार्डियक फेल्योर भी हो सकता है, कार्डियक रप्चर। लेट ऑनसेट का कार्डियक फेल्योर होता है, ओके, जो डिलेड ऑनसेट हुआ कार्डियक फेल्योर का। या एक और हो सकता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक ना। या फिर इस पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से ही थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना हो सकता है, या फिर मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो सकता है, क्योंकि मिट्रल स्टेनोसिस है एंड ब्लड को पंप नहीं कर पाया तो प्रोलैप्स हो जाएगा, ओके। या कार्डियक रप्चर भी हो सकता है, ओके। तो ये है हार्ट डिजीज़ के पेशेंट का मैनेजमेंट। बट रिमेंबर वन थिंग कि कभी कभी ना NYHA क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है कि न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की जो कैटेगरीज हैं टाइप 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें किस पेशेंट की कैटेगरी 1 या 2 हो सकता है। तो इसका डिलीवरी नॉर्मल होगा या सीजरियन सेक्शन। तो अगर कैटेगरी 1 या 2 है, ठीक ना, तो इस पेशेंट को हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। बट इफ़ अगर किसी का कैटेगरी 3 या 4 है देन उसका सीजरियन सेक्शन ही करना पड़ता है, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट थायराइड डिसऑर्डर, ओके। थैंक यू।